मम्मी, देखो फ़ोन बज रहा है। मेरे बच्चों ने कहा। किचन के कामों में लिपटी मैं जल्दी से हाथ धोकर फ़ोन की तरफ भागी। इससे पहले कि फ़ोन कटती मैंने रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं सोनू बोल रहा हूँ। कौन सोनू? अरे मैं सोनू। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि कौन सोनू है। अरे भाई, गलत नंबर आपने डायल किया है, कृपया पहले देख ले। अरे रेशमा, मैं सोनू, पहचाना मुझे? ज़रा दिमाग पर जोर डालो। इतनी जल्दी भुला दिया मुझे? फ़ोन करने वाला जब अपना परिचय न देकर मजाक करने लगा और पहेलियाँ बुझाने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है। पर आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसीलिए अपनी बोली पर अंकुश लगाती हुई मैं बोली, माफ़ कीजिएगा, अब भी मैं आपको पहचान नहीं पाई। मेरी प्यारी बहन, अपने सुधीर भाई की आवाज़ भी तुम पहचान नहीं पाओगी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। सुधीर भाई आप? वाह, तो मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना नाम सोनू बता रहे थे। खुशी से मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि अमर घबरा कर मेरे पास दौड़े चले आए। क्या हुआ? इतनी ज़ोर से क्यों चीखी? कहीं कुछ दिख गई क्या? मैं इनकार में सिर हिलाते हुए हंस पड़ी। फिर रिसीवर पर हाथ रखकर बोली, ज़रा रुकिए, अभी आकर बताती हूँ। तो अमर लौट गए। हाँ, आप बताइए भाई, इतने दिनों बाद बहन की याद आई। कब आए आप अमेरिका से? बाकी लोग कैसे हैं? मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। फिलहाल किसी के बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। इसीलिए भारत आने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुमसे मिलने के लिए मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पूरे 2 दिन तुम्हें बोर होना पड़ेगा, इसीलिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। बाकी बातें अब तुम्हारे घर पर ही होंगी। बाय। इतना कहकर भाई ने फ़ोन काट दिया। भाई कल सच में हमारे घर आने वाले हैं, सोचकर मैं खुशी से झूम उठी। 10 साल हो गए थे उन्हें देखे। आखिरी बार उन्हें अपनी शादी के वक्त देखा था। अपने माता पिता की मैं अकेली संतान थी, पर दोनों चचेरे भाई सुधीर और रोहित मुझ पर इतना प्यार लुटाते थे कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा कोई सगा भाई या बहन नहीं है। चाचा की तो वैसे भी मैं लाडली थी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम भोपाल में रहते थे और चाचा का परिवार पुरी में। हमारा लगभग हर सप्ताह ही एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता था, इसीलिए 60 किलोमीटर की दूरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी रोहित भाई से उतनी नहीं पड़ती थी जितनी सुधीर भाई से। मेरे प्यारे और चहेते भैया तो सुधीर भाई ही थे। उनके अलावा समुद्र का आकर्षण ही था जो प्रत्येक सप्ताह मुझे पूरी खींच लाता था। उन दिन दर्शन शास्त्र में एमए कर रही थी, इसलिए सुधीर भाई की जीवन दर्शन की गहरी बातें मुझे अच्छी लगती थी। एक दिन वह कहने लगे, रेशमा, अपने भाई की एक बात गांठ बांध लो, गलती स्वीकार करने में ही समझदारी होती है। जीवन कोई कोर्ट नहीं जहाँ कभी कभी गलत बात को भी तर्क द्वारा सही साबित कर दिया जाता है। मैं उनका मुंह ताकती रह गई तो वहाँ आगे बोले, तुम शायद ठीक से मेरी बात समझ नहीं पाई। ठीक है, इस बात को मैं तुम्हें फिल्मी भाषा में समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम आनंद फिल्म का जिक्र कर रहे थे। मैंने भी देख रखी है यह फिल्म। इसके एक सीन में जब अमिताभ जी रमेश देव से पूछता है कि तुमने क्यों उस अमीर सेठ को कोई बीमारी ना होते हुए भी झूठ मूठ की महंगी गोलियां देकर एक मोटी रकम झटक ली, तो इस पर रमेश देव कहता है कि अगर ऐसे अमीर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मैं पैसे नहीं लूँगा तो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कैसे करूँगा। एक नज़र में रमेश देव का यह तर्क सही भी लगता है, परंतु सच्चाई की कसौटी पर परखा जाए तो क्या वह गलत नहीं था? अगर किसी गरीब की वह मदद करना चाहता था तो अपनी ओर से जितनी हो सके करनी चाहिए थी। इसके लिए किसी अमीर को लूटना ना तो न्याय संगत है और ना ही तर्क संगत। इसीलिए ज्ञानी पुरुष गलत बात को सही साबित करने के लिए तर्क नहीं दिया करते, बल्कि उस भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं। एक दिन कॉलेज से घर लौटी तो माँ एक खुशखबरी के साथ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, सुना तूने, तेरे चाचा का फ़ोन आया था कि कल तेरे सुधीर भाई के लिए लड़की देखने के लिए जबलपुर चलना है। सुधीर ने कहा है कि उसे हम सबसे ज़्यादा तुझ पर भरोसा है कि तू ही उसके लिए सही लड़की तलाश सकती है। मुझे अपने आप पर नाज हो गया कि मेरे भाई को मुझ पर कितना यकीन है। दूसरे दिन
सुधीर भाई और रोहित भाई के अलावा हम सब जबलपुर पहुँचे तो मैं बहुत खुश थी। हम सभी को लड़की पसंद आ गई। हाँ, उसकी उम्र ज़रूर मेरी माँ और चाची के विचार से कुछ ज़्यादा थी, पर आजकल 28 साल में शादी करना कोई ख़ास बात नहीं होती। फिर उसे देखकर कोई 22-23 से ज़्यादा की नहीं समझ सकता था। बैठक में सबको चाय नाश्ता देने और थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद जब भाभी जाने लगी तो चाची ने मुझसे कहा, रेशमा, तुम अंदर जाकर निधि से बात करो। यहाँ बड़ों के बीच बैठ बोर हो जाएगी। फिर हमें तो कुछ उससे पूछना नहीं है। मैं भी भाभी के साथ बात करना चाहती थी, इसीलिए अंदर चली गई। तभी उनके घर में भाभी के बचपन से काम करने वाली आया दीपा ने उन्हें एक टैबलेट खाने को दी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही दीपा बोली, शायद घबराहट के मारे बेबी के सिर में कुछ दर्द होने लगा है। आप तो समझ ही सकती हैं, क्योंकि आप भी लड़की हैं। इस पर मैं बोली, मैं समझ सकती हूँ, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। हम सबको भाभी पहले ही पसंद आ चुकी है। भाभी ने तब तल्ख स्वर में कहा था, पसंद तो सभी करते हैं, पर शादी कोई नहीं। पर हम तो आज सगाई भी करके जाने वाले हैं। मुझे लगा कि पहले कोई रिश्ता नहीं हो पाया होगा, इसीलिए भाभी ऐसे बोल रही हैं। फिर सगाई करके ही लौटे थे। इसके 10 दिन बाद सुधीर भाई के पास एक गुमनाम फ़ोन आया कि जिस लड़की से आप शादी करना चाह रहे हैं वह एक गिरे हुए चरित्र की लड़की है। अपने स्वभाव के मुताबिक सुनी सुनाई बात पर यकीन न करते हुए भाई ने फ़ोन करने वाले से सख्त लहजे में कहा था, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके चरित्र के विषय में मुझे सब पता है। करीब 1 महीने बाद ही धूमधाम से हम सब निधि भाभी को दुल्हन बनाकर घर ले आए। उनके साथ दहेज में दीपा भी आई थी। हमारे घर वालों ने सोचा ससुराल में भाभी को ज़्यादा परेशानी ना हो, इस वजह से उनके मायके वालों ने उन्हें साथ भेजा है। सुधीर भाई खूबसूरत दुल्हन पाकर बहुत खुश थे। दुल्हन पसंद करने के एवज में मैंने उनसे लॉकेट समेत सोने की खूबसूरत एक चैन और कानों की बालियां मांगी थी, जो शादी के दिन ही उन्होंने मुझे दे दी थी। अगले दिन जब मैं फूलों का गजरा देने भाभी के कमरे की ओर जा रही थी तो मैंने रोहित भाई को छिपकर भाभी के कमरे में झांकते हुए देखा। फिर सधे कदमों से जाकर पीछे से रोहित भाई की पीठ थपथपा दी और अनजान सी बनती हुई बोली, भाई तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बाहर चाचा तुम्हें तलाश रहे हैं। रोहित भाई बुरी तरह से झेप गए। बोले, वो मैं सुधीर भाई को ढूंढ रहा था। वह मुझसे नज़रें चुराते हुए बिजली की गति से वहाँ से चले गए। मैं गजरे की थाली लिए भाभी के कमरे के अंदर पहुँची। यह क्या भाभी, इस तरह क्यों बैठी हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने आसपास के लोग आते ही होंगे। मुझे नहीं पता साड़ी कैसे बांधी जाती है। दीपा मेरे लिए दूध लेने गई है, वहीं आकर मुझे साड़ी पहनाएगी। भाभी का स्वर एकदम सपाट था। अच्छा ठीक है, आप सिर्फ सलवार सूट ही पहनती हो। आओ मैं आपको बताती हूँ कि साड़ी कैसे बांधी जाती है। मैं तो कभी कभी घर पर शौकिया साड़ी बांध देती हूँ। बातें करते हुए मैंने उनकी साड़ी बांधी। फिर केसों को अच्छी तरह पोंछकर हेयर ड्रायर से सुखाकर पोनी बना दी। फिर हेयर पिन से मोगरे का गजरा लगाया और चेहरे का भी पूरा मेकअप कर डाला। सबसे अंत में मांग भरने के बाद जब मैंने उनके माथे पर मांग टीका सजाया तो कुछ पलों तक मैं खुद को उस अपूर्व सुंदरी को निहारती रह गई। इतनी देर तक मैं उनसे अकेले ही बातें करती रही। उनका चेहरा एकदम निर्विकार था। पूरे श्रृंगार के बावजूद कुछ कमी सी लग रही थी। शायद वह कमी थी भाभी के मुखड़े पर नज़र न आने वाली स्वाभाविक लज्जा, क्योंकि यही तो वह आभूषण है जो एक भारतीय दुल्हन की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ऐसा क्यों था मैं तब समझ नहीं पाई थी, परंतु अगली रात को रिसेप्शन पार्टी के वक्त इसका राज खुल गया। वह रात शायद सुधीर भाई के जीवन की सबसे दुख भरी रात थी। उस दिन मौका मिलने पर जब तब मैं सुधीर भाई को भाभी का नाम लेकर छेड़ती थी। रात को रिसेप्शन पार्टी पूरे सबाब पर थी। दुल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाया गया था। लोग तोहफे और बुके लेकर जब दुल्हन के पास पहुंचते तो इतनी सुंदर दुल्हन देख पलक झपकाना भूल जाते। हम सब खुश थे, पर हमारी खुशी पर जल्द ही ग्रहण लग गया। वह पूर्णिमा की रात थी। हर पूर्णिमा को ज्वारा भाटे के साथ समुद्र का शोर इतना बढ़ जाता कि
चाचा के घर तक साफ सुनाई पड़ता। उस वक्त ऐसा लगा था जैसे अचानक ही शांत समुद्र में इस कदर ज्वार भाटा आ गया हो, जो हमारे घर की चैन को तबाह और बर्बाद कर डालने पर उतारू हो। मेरे मन में भी शायद समुद्र से कम ज्वार भाटे न थे। अचानक ही दुल्हन बनी भाभी अपने शरीर की हर एक वस्तु को नोच नोच कर फेंकने लगी। फिर पूरे अहाते में चीखती हुई इधर से उधर दौड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में किया गया। दीपा ने दौड़कर कोई दवा भाभी को पिलाई तो वह धीरे धीरे कुर्सी पर बेहोश सी पड़ गई। तब भाभी को उठाकर कमरे में लिटा दिया गया। फिर तो सभी लोगों ने दीपा को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने डरते और रोते हुए बताया, पिछले 4 सालों से निधि बेबी को अचानक दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। रोज़ दवा लेने से वह कुछ ठीक रहती है, परंतु अगर किसी कारणवश दवा नहीं ले तो दौरा पड़ जाता है। यह सब जानकर कौन शादी के लिए तैयार होता। इसीलिए इस बारे में कुछ ना बताकर यह शादी कर दी गई। मैंने उन्हें बचपन से पाला है, इसलिए मुझे साथ भेज दिया गया ताकि उन्हें समय से दवा खिला सकूं। सबने सोचा कि नियति ने चाहा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। कहकर दीपा फूट फूट कर रोने लगी। चाची तो यह सुनकर बेहोश हो गई। माँ ने उन्हें संभाला। घर के सभी लोग एकदम आक्रोश से भर उठे। इतने बड़े धोखे को कोई कैसे पचा सकता था। उनके मायके वालों को फ़ोन कर दिया कि आकर अपनी बेटी को ले जाएं। सहसा ही मैं अपराध बोध से भर उठे। जिस भाई ने मुझ पर भरोसा करके मेरी स्वीकृति मात्र से लड़की देखे बिना ही शादी कर ली, उसी भाई का जीवन मेरी वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। इसकी टीस रह रह कर मेरे मन मस्तिष्क को विषैल दंश से घायल करती रही और मैं अंदर ही अंदर लहूलुहान होती रही। 2 दिन बाद भाभी के माता पिता आए। हमारे सारे रिश्तेदारों ने उन्हें जितना मुंह उतनी बातें कही। जी भर कर उन्हें लताड़ा फटकारा और वे सिर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। 2 घंटे बाद जब सभी के मन के गुबार निकल गए तो भाभी के पिता सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों का गुस्सा जायज़ है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे धोखा किया। हम अपनी बेटी को लेकर अभी चले जाएंगे, परंतु जाने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी कोई जन्म से ऐसी मानसिक रोगी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुँचाने वाला आपका यह बेदर्द समाज है। इससे पहले एक जमींदार घराने के अच्छे पद पर कार्यरत लड़के के साथ हमने निधि का रिश्ता तय किया था। सगाई होने तक तो वे यही कहते रहे कि आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो भी देना चाहें दे सकते हैं, हमारी ओर से कोई मांग नहीं है। फिर शादी के 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा मांग कर बैठे जो किसी भी सूरत में हम पूरी नहीं कर सकते थे। अंततः हमने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना बेहतर समझा, परंतु वे इसे अपना अपमान समझ बैठे और बदला लेने पर उतारू हो गए। चूँकि वे स्थानीय लोग थे, इसलिए हमारे घर जो भी रिश्ता लेकर आता उससे निधि के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करके रिश्ता तोड़ने लगे। इसके अलावा वे हमारी जान पहचान वालों के बीच भी निधि की बदनामी करने लगे। इन सब बातों से निधि का आत्मविश्वास खोने लगा और वह एकदम गुमसुम हो गई। फिर धीरे धीरे मनोरोगी हो गई। इलाज के बाद भी खास फर्क नहीं पड़ा। जब आप लोग किसी की बातों में नहीं आए तो किसी तरह आपके घर रिश्ता करने में हम कामयाब हो गए। मन से हम साथ को भी ना मिटा सके कि बेटी का घर बसता हुआ देखे। हम यह भूल ही गए कि धोखा देकर ना आज तक किसी का भला हुआ है और ना होगा। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। आप लोगों का जो अपमान और दिल को जो ठेस पहुंची है उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों का जितना खर्चा हुआ है वह मैं घर पहुंचते ही ड्राफ्ट द्वारा पहुंचा दूंगा। बस अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर वह दीपा से बोले, जाओ दीपा, निधि को ले आओ। यह सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। तभी जाती हुई दीपा को रोकते हुए सुधीर भाई बोले, ठहरो दीपा, निधि कहीं नहीं जाएगी। यह सही है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया है और हम सबको ठेस पहुंचाई। इसके लिए इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए और सज़ा यह होगी कि आज के बाद इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। परंतु इसमें निधि की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक दशा तो ऐसी है ही नहीं कि वह इन सब बातों को समझे। परंतु
मैंने तो अपने पूरे होशो हवास में मन प्राण से उसे पत्नी स्वीकारा है। अग्नि को साक्षी मानकर हर दुख सुख में साथ निभाने का प्रण किया है। कहते हैं जन्म, शादी और मृत्यु सबसे पहले तय होते हैं। अगर ऐसा है तो यही सही। निधि जैसी भी है अब मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपने सभी परिजनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे मेरे जीवन पथ से विचलित ना करें, क्योंकि मेरा निर्णय अटल है। सुधीर भाई के स्वभाव से हम सब वाकिफ़ हैं। वह जो कहते हैं उसे पूरा करने में कोई कसर न छोड़ते। इसीलिए एकाएक ही मानो सभी कुछ सांप सूंघ गया। निधि भाभी के माता पिता सुधीर भाई को लाख आशीष देते हुए चले गए। बाकी वहाँ मौजूद सभी नाते रिश्तेदार में से किसी न किसी ने सुधीर भाई को सनकी, बेवकूफ़ और पागल आदि विशेषणों से विभूषित किया और धीरे धीरे चलते बने। आजकल किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि किसी की व्यक्तिगत बातों और समस्याओं में अपनी कीमती वक्त गंवाएं। भाभी के आने के बाद मैं बहुत मौज मस्ती करने की योजना मन ही मन बना चुकी थी, पर अब तो सब मन की मन ही में रही। तीसरे दिन अपनी मम्मी पापा के साथ ही मैंने लौटने का मन बना लिया। दुखी मन से मैं भोपाल लौट आई। आने से पहले चुपके से एक रुमाल में सोने की चैन और कानों की बालियां दीपा को दी आई कि मेरे जाने के बाद सुधीर भाई को दे देना। जब उनकी ज़िंदगी में बाहर आई ही नहीं तो मैं कैसे उस तोहफे को कबूल कर सकती थी। सुधीर भाई के साथ हुए उस हादसे को चाची झेल नहीं पाई और 1 साल के अंदर ही उनका देहांत हो गया। चाची के गम को हम अभी भी भुला नहीं पाए थे कि एक दिन नाक के डसने से दीपा का भी सहारा टूट गया। बिना किसी औरत के सहारे के सुधीर भाई के लिए निधि भाभी को संभालना मुश्किल होने लगा था। इसीलिए सुधीर भाई ने कोशिश करके अपना तबादला भोपाल करवा लिया ताकि मैं और मम्मी उनकी देखभाल कर सके। मकान भी उन्होंने हमारे घर के करीब ही लिया था। वहाँ आकर मेरी मदद से घर व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले वह निधि भाभी को अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मैं भी साथ थी। डॉक्टर ने पहले एकांत में सुधीर भाई से निधि भाभी की पूरी केस हिस्ट्री सुनी, फिर जांच करने के बाद कहा कि उन्हें डिप्रेसिव साइकोसिस हो गया है। ज़्यादा अवसाद की वजह से ऐसा हो जाता है। इसमें रोगी जब तक क्रॉनिक अवस्था में रहता है तो किसी को जल्दी पता नहीं चल पाता कि आदमी को कोई बीमारी भी है, परंतु 10 से ज़्यादा दिन तक वह दवा ना ले तो फिर उस बीमारी अलग अवस्था में हो जाती है, जिसमें रोगी को कुछ होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। अपने बाल और कपड़े आदि नोचने फाड़ने जैसी हरकतें करने लगता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि एक बार अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो उसे एकदम जड़ से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, परंतु जीवन पर्यंत रोजाना इस मर्ज की दवा की एक गोली लेने से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। दवा के साथ ही साथ साइकोथेरेपी से मरीज में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है और यह सिर्फ उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं। मरीज के साथ प्यार भरा व्यवहार रखने के साथ साथ और अन्य तरीकों से घर वाले उसका खोया आत्मविश्वास फिर से लौटा सकते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार हमने भाभी का इलाज शुरू कर दिया। माँ तो अपने घर के काम में ही व्यस्त रहती थी, इसीलिए भाई की अनुपस्थिति में भाभी के साथ रहने और उनके आत्मविश्वास जगाने के लिए मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और मैं बातों बातों में निरंतर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते कि वह बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं और हर एक काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। शुरू में वह ना नुकुर करती, फिर धीरे धीरे मेरे साथ खुल गई। हम तीनों मिलकर कभी लूडो खेलते, कभी बाहर घूमने चले जाते। लगातार प्रयास से 6 महीने के अंदर निधि भाभी में इतना परिवर्तन आया कि वह हंसने मुस्कुराने लगी, लोगों से बातें करने लगी और नज़दीक के बाजार तक अकेली जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर लाने लगी। दूसरे लोग उन्हें देखकर किसी भी तरह से असामान्य नहीं कह सकते थे। यूँ कहे कि वह काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी थी। हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इस बीच ना तो चाचा और ना ही रोहित भाई कभी हालचाल पूछने आए, पर सब कुछ ठीक चल रहा था, इसीलिए हमने खास ध्यान नहीं दिया। इसके 5 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल दिल्ली चली गई। ससुराल आकर धीरे धीरे मेरे दिमाग से सुधीर भाई की यादें, क्योंकि अमर के अपने माता पिता के इकलौते बेटे होने के कारण वृद्ध सास ससुर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी।
उन्हें छोड़कर मेरा शहर से बाहर जाना मुश्किल था। मेरे ससुराल जाने के 2 महीने बाद ही पापा ने एक दिन फ़ोन किया कि अच्छी नौकरी मिलने के कारण सुधीर भाई निधि भाभी के साथ अमेरिका चले गए। फिर तो सुधीर भाई मेरे जहन में एक भूली हुई कहानी बनकर रह गए थे। अचानक किसी के हाथ की थपथपाहट मैंने अपने गाल पर महसूस की तो सहसा चौंक पड़ी और सामने अमर को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कहाँ खो गई हो रेशमा? कल तुम्हारे प्यारे सुधीर भाई पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी नहीं करनी है? अमर बोले। वह सुधीर भाई के प्रति मेरे लगाव को अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, तो आपको पता था कि फ़ोन सुधीर भाई का था? हाँ भाई, पता तो है। आखिर वह हमारे साले साहब जो ठहरे। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैं नहा धोकर सुधीर भाई की मनपसंद काबुली चने के छोले और गाजर का हलवा बनाकर रख दिया। पूरी का आटा भी गूंद कर रख दिया ताकि उनके आने के बाद जल्दी से गरम गरम पूरियां तल दूं। अमर उठकर तैयार हो गए थे और बच्चे भी तैयार होने लगे थे। रविवार होने की वजह से उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था। कोई गाड़ी घर के बाहर से गुजरती तो मैं खिड़की से झाँक कर देखने लगती। अमर मेरी आकुलाहट देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर जब तंग आकर मैंने देखना छोड़ दिया तो अचानक 8:45 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने सदाबहार मुस्कान लिए सुधीर भाई अटैची के साथ खड़े थे। वह तो वैसे ही थे, बस शरीर पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था और मुझे भी रख ली थी। उनसे पहली बार मिलने के कारण बच्चे नमस्ते करने के बाद कुछ सकुचाई से खड़े रहे। सुधीर भाई ने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी बाहें पसार कर जब उन्हें करीब बुलाया तो दोनों बच्चे उनके गले लग गए। मैं भाई को प्रणाम करने के बाद दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि वह बोले, अरे क्या अपनी भाभी और भतीजी को अंदर नहीं आने दोगी? मैं हक्की बक्की से उनका मुंह ताकने लगी क्योंकि उन्होंने भाभी और भतीजे के बारे में फ़ोन पर कुछ कहा ही नहीं था। तभी भाभी ने अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ कमरे में प्रवेश किया। कुछ पलों तक तो मैं कमर से नीचे तक चोटी वाली सुंदर भाभी को देख ठगी सी खड़ी रह गई। फिर खुशी के अतिरेक में उनके गले लग गई। सभी का एक दूसरे से मिलने मिलाने का दौर ख़त्म होने और थोड़ी देर बातें करने के बाद भाभी नहाने चली गई। फिर नाश्ते के बाद बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए और अमर तथा सुधीर भाई अपने कामकाज के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद जब मैं दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में गई तो मेरे मना करने के बावजूद निधि भाभी काम में हाथ बटाने आ गई। सधे हाथों से सब्जी काटती हुई वह अमेरिका में बिताए दिनों के बारे में बताती जा रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकारा कि अगर सुधीर भाई जैसा पति और मेरी जैसी ननंद उन्हें नहीं मिलती तो शायद वह कभी ठीक नहीं हो पाती। भाभी को इस रूप में देखकर मेरा अपराध बोध स्वतः ही दूर हो गया। दोपहर के भोजन के बाद भाभी ने कुछ देर लेटना चाहा। अमर अपने ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम निपटाने चले गए। बच्चे टीवी पर कार्टून फिल्म देखने में खो गए तो मुझे सुधीर भाई से एकांत में बातें करने का मौका मिल गया। मेरे सवाल मेरे मानस पटल पर उमड़ घुमड़ रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ सुधीर भाई ही दे सकते थे। आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठते हुए मैं बोली, अब मुझे सब कुछ जल्दी बताइए कि मेरी शादी के बाद क्या हुआ। मैं सब कुछ जानने को बेताब हूँ। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। भैया ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, रेशमा, तुम्हारी शादी के बाद कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ जो बताया जा सके। जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी शादी से पहले हुआ था, परंतु आज तक मैं तुम्हें यह नहीं बता पाया कि पूरी से भोपाल तबादला मैंने सिर्फ निधि के लिए नहीं करवाया था, बल्कि इसकी और भी वजह थी। मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी कि अब और किस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। मैंने पूछा, और क्या वजह थी? माँ के बाद दीपा किसी तरह सब संभाले हुए थी, परंतु उसके गुजरने के बाद तो मेरे लिए जैसे मुसीबत के कई द्वार एक साथ खुल गए। एक दिन निधि ने मुझे बताया कि रोहित ने आज जबरन मेरा हाथ पकड़ लिया। जब निधि ने उससे कहा कि वह मुझसे कह देगी तो माफ़ी मांगते हुए रोहित ने कहा कि यह बात भैया को नहीं बताना, फिर कभी वह ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि
कि मेरा अपना भाई भी कभी ऐसी हरकत कर सकता है। बाबा को मैं इस बात की भनक भी नहीं लगने देना चाहता था। इसीलिए 2 दिन की छुट्टियां लेकर दौड़ धूप कर मैंने हॉस्टल में रोहित के रहने का इंतज़ाम कर दिया। पापा के पूछने पर मैंने कह दिया कि हमारे घर का माहौल रोहित की पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है। वह कुछ पूछे बिना ही हॉस्टल चला गया क्योंकि उसके मन में चोट था। रेशमा आगे क्या बताऊं, बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी, पर वक्त भी शायद कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है कि अपना साया भी साथ छोड़ देता नज़र आता है। मेरी तो कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही है, पर लोगों को ऐसे काम करती लाज नहीं आती। मनुष्य रिश्तों की गरिमा तक को ताक पर रख देता है, उसके सामने जायज में कोई फ़र्क नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटा तो अपने कमरे में घुसते ही क्या दिखता हूँ कि निधि घोर निंद्रा में पलंग पर सोई पड़ी है, क्योंकि तब उसकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी हुआ करती थी और उसके पैरों को पापा की उंगलियां जिस बेशर्मी से सहला रही थी, वह देखना मेरे लिए असहनीय था। मेरे कानों में सीटियाँ सी बजने लगी और दिल बेकाबू होने लगा। किस तरह दिल को संयंत्र कर मैं यह सोचकर वापस दरवाजे की ओर मुड़ गया और बाबा को आवाज़ देता हुआ अंदर आया, जिससे हम दोनों ही शर्मिंदा होने से बच जाएं। जब मैं दोबारा अंदर गया तो पापा निधि को चादर ओढ़ा रहे थे। मेरी ओर देखते हुए बोले, अभी अभी सोई है। फिर वह कमरे से बाहर निकल गए। इन हालात में तुम ही कहो मैं कैसे वहाँ रह सकता था, इसीलिए भोपाल तबादला करा लिया। यकीन नहीं होता कि चाचा ने ऐसा किया। चाची के न रहने से शायद परिस्थितियों ने उनका विवेक ही हर लिया था, जो पुत्र वधू को उन्होंने गलत नज़रों से देखा। कहकर शायद मैं खुद को ही झूठी दिलासा देने लगी। भाई आगे बोले, रिश्तों का पतन मैं अपनी आंखों से देख चुका था। जब रक्षक ही भक्षक बनने पर उतारू हो जाए तो वहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तिफाकन जल्दी ही मुझे अमेरिका में एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो मैं निधि को लेकर हमेशा के लिए उस घर और घर के लोगों को अलविदा कह आया, ताकि दुनिया के सामने रिश्तों का झूठा पर्दा पड़ा रहे। जब मुझे यकीन हो गया कि दवा लेते हुए निधि स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकती है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर हमने अपना परिवार आगे बढ़ाने का विचार किया। जब मुझे स्वदेश की याद सताने लगी तो इंटरनेट के जरिए मैंने नौकरी की तलाश जारी कर दी। इत्तेफाक से मुझे मनचाही नौकरी दिल्ली में मिल गई, तो मैं चला आया और सबसे पहले तुमसे मिला। अब और किसी से मिलने की चाह भी नहीं है, कहकर सुधीर भाई चुप हो गए। वह 2 दिन रहकर अपने नए मकान में चले गए। मैं बहुत खुश थी कि अब फिर से सुधीर भाई से मिलना होता रहेगा। मेरे दिल से मानो एक बोझ उतर गया था, क्योंकि हो ना हो मेरी ही वजह से पतझड़ में तब्दील हो गए मेरे प्रिय और आदरणीय भाई के जीवन में भी आखिर वसंत आ ही गया। जाते जाते भाभी ने मेरे हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमा दिया। बाद में उसे मैंने खोला तो उसमें उनकी शादी के वक्त मुझे दी गई चैन और कानों की बालियों के साथ एक जोड़ी कंगन थे, जिन्हें प्यार से मैंने चूम लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।